29 जून 2022 और आज है आषाढ़ अमावस्या। बीबीटी 90.8 FM आपके शुभ दिन की कामना करता है। आप सुन रहे हैं शो नमस्ते भारत। देर में हमारे साथ मेजर मनमीत कौर सोडी मैम जुड़ जाएंगी। तो अभी तक हम महिलाओं की स्थिति या महिलाओं की दशा या उनका रोल इंडियन आर्मी में जान रहे थे कि आज शो के सेकंड हाफ में एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होने वाली है। तो फाइनली शी इज इन द स्टूडियो एंड मेजर डॉक्टर मनमीत कौर सोडी मैम आज हमारे साथ मौजूद है, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर और एनसीसी अधिकारी हैं नवयोग कन्या महाविद्यालय राजेंद्र नगर लखनऊ में। एंड आई एम रियली फीलिंग प्राउड कि आज ऐसी एक शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में बैठी हुई है जो आज मुझे तो इंस्पायर कर चुकी हैं बहुत दिन पहले, लेकिन आज आप लोगों को इंस्पायर करेंगी। एंड ये एक रोल मॉडल है, एक पॉजिटिव वाइब मैम के पास से आती है जो ये थ्रो करती हैं, अपनी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। अभी मैम से बातचीत करके थोड़ी सी देर में आपको पता चल जाएगा कि मैं इनकी इतनी तारीफ क्यों कर रही हूँ। तो फिलहाल वक्त छोटे से एक ब्रेक का है और अगर मैम की बातें सुनकर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप पूछ सकते हैं हमारे नंबर पे जो है 7755000908। वक्त छोटे से एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार होती है मुलाकात। वेलकम वंस अगेन। शो चल रहा है नमस्ते भारत और भारत की जनता को डेडिकेट कर रहे हैं आज हम शो, जो कि इंडियन आर्मी पर बेस्ड है, स्पेशली वुमेन का जो रोल होता है उसमें। मुझे लगता है स्कूल एंड कॉलेजेस से ही इस चीज़ की जो है लॉन्ग रन के लिए शुरुआत कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले आइए मैम का स्वागत करते हैं और जानते हैं मैम का परिचय। नमस्कार, मैं मेजर डॉक्टर मनमीत कौर सोडी जी, एसोसिएट प्रोफेसर और एनसीसी अधिकारी हूँ नवयोग कन्या महाविद्यालय। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि एनसीसी अधिकारी की जहाँ पर जब आपने बात की तो ये कहाँ तक मतलब इसने कैसे आपको इंस्पायर किया या ये आपने कैसे बनने की सोची? हाउ इट स्टार्ट्स एक्चुअली? सही मायने में बताऊँ तो मुझे बचपन से कुछ ऐसा परिवेश ही मिला कि हमेशा कुछ एडवेंचरस, कुछ रोमांचक करने का मन करता रहा। और जब छोटे थे तो स्कूल कॉलेज में और स्टूडेंट्स को, सीनियर स्टूडेंट्स को वर्दी पहने देखकर बहुत उत्साहित होते थे कि हम भी जब बड़े होंगे तो इसे पहनेंगे। और जब वो मौका आया तो एनसीसी लिया मैंने। एज ए स्टूडेंट भी मैं एनसीसी कैडेट रही हूँ और मैंने उसे ऑप्ट किया। और क्योंकि कहीं ना कहीं देश के लिए कुछ करने का एक जज्बा अंदर था। और यूँ ऐसी बात नहीं है कि कोई फोर्स में नहीं जाता या एनसीसी नहीं लेता तो वो देश के लिए कुछ कर नहीं सकता, लेकिन एक ये होता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड और ट्रेंड फोर्स के रूप में जब हम आ जाते हैं, अगर हम किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं जहाँ पे हमें प्रॉपर एक प्रकार की ट्रेनिंग मिल सकती है और फिर हम कुछ कर सकते हैं जहाँ हमारा ऐसा कोई भी मौका पड़ता है, अवसर हमें मिलता है। तो बस इसी जज्बे ने मुझे इस तरफ आकर्षित किया और अपनी छात्र जीवन में भी मैंने इसको लिया और बहुत मेहनत से किया और पूरी उसमें जितनी कोशिश हो सकती थी ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की, उसे सीखा। और फॉर्चुनेटली मैं जिस कॉलेज में आज हूँ, अपनी सेवाएं दे रही हूँ, मैं उसी कॉलेज की पूर्व छात्रा भी रही हूँ। क्या बात है। तो इसलिए ये भी एक अच्छा अवसर मुझे मिला। तो जो चीज़ें मैंने सीखी थी तो फिर एक एनसीसी अधिकारी के रूप में भी मुझे सेवा करने का फिर से अवसर मिला। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय रहा। तो फिर मैंने ये देखा कि किस तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अगर आप एनसीसी को सीरियसली लेते हो। अगर उसका प्रशिक्षण को, बात वही है कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो, लेकिन अगर उसको कैजुअली ले लेते हो तो फिर उससे आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो जिस उद्देश्य को लेकर आपने वो चीज़ ज्वाइन की है। तो इसीलिए फिर मैंने ये सोचा कि मैंने अपने व्यक्तित्व में इतना परिवर्तन महसूस किया, तो इसी को इस समय मेरे पास मौका है कि मैं इस यूथ जो हमारे साथ हैं, क्योंकि अंडर ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, तो उनको भी इस प्लेटफॉर्म का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से मैम ने इसको एक्सप्लेन किया है और बहुत सारे सवाल मैम जहन में आ रहे हैं कि कितना चैलेंजिंग होता है, गर्ल्स कितना लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन दिखाती हैं अपना,
उनके पेरेंट्स का क्या एक फीडबैक रहता है या उनके लिए सपोर्ट रहता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे मैम। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार फिर से आपसे जुड़ेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार फिर से मैम से बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे दिमाग में। और अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं इस विषय पर, या आपको लगता है कि हाँ हमें भी देश की सेवा करनी चाहिए और आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, मैम से पूछ सकते हैं एज अ करियर इसको किस तरीके से ऑप्ट किया जाए, तो आप पूछ सकते हैं ऑन 7755000908। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार करते हैं मुलाकात। कीप लिसनिंग टू BBD 90.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, दिल से सुनो दिल से सुनाओ। स्वागत एक बार फिर से, नमस्ते भारत चल रहा है शो, मैं हूँ अंबर आपके साथ। एंड आज मेजर डॉक्टर मनमीत कौर सोनी मैम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक पर्सनालिटी। एंड मैं इनसे सीधे सवाल एक पूछना चाहती हूँ कि मैम किस तरीके से जब आप गर्ल्स को ये ट्रेनिंग देती हैं, कितना चैलेंजिंग होता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है जी। बात यह है कि इसमें जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें ओवरऑल फिजिकली और मेंटली यानी शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से इनको मजबूत बनाया जा सके, इस तरह का प्रशिक्षण पूरा सिलेबस तैयार भी किया गया है। तो काफ़ी उत्साह के साथ बच्चे आते हैं और इनफैक्ट जिस समय चयन करना होता है, क्योंकि हमारे पास सीट्स लिमिटेड हैं। हर जगह पर, हर इंस्टीट्यूशन में जहाँ भी एनसीसी है वहाँ पर एक निर्धारित सीटें हैं। तो लेकिन उन सीटों पर जब चयन की प्रक्रिया चलती है तो उससे कहीं ज़्यादा संख्या में छात्र छात्राएं आते हैं और फिर उनमें से उनकी फिजिकल फिटनेस और मेंटल एबिलिटी को देखते हुए कहीं ना कहीं तो फिर टेस्ट लेना पड़ता है, जिससे कि हम लोग ऐसे वर्ग को चुन पे सामने ला पाएं जिसको प्रशिक्षित करें तो ये आगे कहीं ना कहीं हमारे लिए काम भी आए। मैम कितने लोग हैं जो और नेशनल लेवल पर काम करते हैं या आर्मी ज्वाइन करते हैं, कितने लोग हैं जो वहाँ तक पहुँच पाते हैं? एनसीसी के थ्रू भी एक विशेष स्कीम है, एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम, ओके, आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लिए। तो एनसीसी का जो 3 साल का सीनियर विंग की मैं बात करूं तो इसमें 3 साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है, जिसमें पहले साल इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है और दूसरे साल में ये बच्चे बी प्रमाण पत्र की परीक्षा देते हैं जी, और तीसरे साल में बी प्रमाण पत्र पास करने के बाद सी प्रमाण पत्र की परीक्षा होती है। उसकी बाकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, 10 दिन का कम से कम एक शिविर, वार्षिक प्रशिक्षण शिविर अटेंड करना जिसमें सारे प्रशिक्षण प्राप्त करना, वो सब है। तो ये करने के बाद जब सी प्रमाण पत्र कम से कम बी ग्रेड के साथ पास किया हो और ग्रेजुएशन 50% के साथ पास किया हो, तो ऐसे कैडेट्स जो हैं वो डायरेक्ट एंट्री है, उनको रिटन एग्जामिनेशन से एग्जम्पशन है, यानी डायरेक्ट इंटरव्यू, डायरेक्ट स्क्रीनिंग में वो बुलाए जा सकते हैं। मैम मैंने सुना है कि बहुत टफ पीरियड एक गुजारना पड़ता है थ्रू एनसीसी ट्रेनिंग व्हाइल द कैडेट्स आर डूइंग द एनसीसी ट्रेनिंग। नहीं, देखिए, अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, इतना टफ भी नहीं है, ये एक महसूस करने की बात है। अगर आपने किसी चीज को बहुत शौक से ऑप्ट किया है जी, तो ऐसी भी टफ ट्रेनिंग नहीं है। हमारा सिलेबस जितना भी है वो बेसिकली फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाने का है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में भी अगर हम देखें तो जिंदगी में ऐसे अवसर हमारे सामने आते रहते हैं जहां पर अगर आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं तो फिर आप स्टैंड नहीं कर सकते कहीं पर भी। और इस समय इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एग्जैक्टली हम हैं, तो अगर हम कहीं अपने आप को स्टैंड करना चाहते हैं या आउटस्टैंडिंग दिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फिर कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर्स लाने पड़ेंगे। जी मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि स्पेशली मैं उन यूथ को भी आजकल कहूँगी कि एक कुछ स्टेटस सिंबल्स बन गए हैं, कुछ चीज़ें ट्रेंड में आ गई हैं जिनको वो ऑप्ट करते हैं, लेकिन वो सब किसी काम के नहीं होते, वो बहुत ही छोटे पीरियड के लिए होते हैं जो आपको लगता है यार इसमें स्वैग है। लेकिन अगर आप इस टाइप की कुछ चीज़ें करते हैं, असली स्वैग और असली मज़ा इसी काम में है, तो कुछ सीरियस चीज़ें ज्वाइन करिए, देश के लिए कुछ करने का मौका मिले। आप अपनी कोई भी ड्यूटी है उसको अगर पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, देश के लिए वो योगदान है। बिल्कुल, बहुत जी। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक ब्रेक के उस पार जब मुलाकात करेंगे तो मैम की थोड़ी सी बात करेंगे कि वो अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए, जो कि बहुत अपीलिंग है, उसके लिए क्या करती हैं। कुछ टिप्स हमारे साथ भी वो अगर शेयर करना चाहें तो वी आर सो लकी। तो अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार होती है मुलाकात। दिल से सुनो, दिल से सुनाओ एंड स्टे ट्यून्ड। वेलकम वंस अगेन, शो चल रहा है नमस्ते भारत, मैं हूँ अंबर आपके साथ। जो भी फीमेल्स मुझे इस वक्त सुन रही हैं, अगर आपको लगता है कि इस काम में तो हम नहीं जा सकते, हाय कौन जाने देगा, पता नहीं फैमिली वाले समाज वाले क्या कहेंगे, तो भाई वो कुछ नहीं कहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आप पर गर्व महसूस करेंगे।
सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसको छोड़ दीजिए एंड ज़िंदगी में आगे बढ़िए। मैं मैम की बात करती हूँ अब मैम से। मैम, आप कुछ अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें, किस तरीके से आप इतनी एनर्जेटिक, इतनी पॉजिटिव, टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस आप हैं, आप क्या अपनी पर्सनल लाइफ में क्या अडॉप्ट करती हैं मैम, ऐसी कुछ चीज़ें? सौभाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसा परिवार मिला कि माता पिता भी बहुत डिसिप्लिन थे। एक अनुशासित जीवन आपको बहुत बेहतर व्यक्तित्व देता है, एक बहुत अच्छा इंसान भी बना सकता है। और कॉम्प्रोमाइजेस मुझे मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं सिखाया कि जो आपके ज़िंदगी के कुछ उसूल हैं, उन उसूलों पर आप सदैव चलते रहिए। ज़रूर कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों से अगर आप डगमगा जाते हैं तो फिर आप अपने जो भी लक्ष्य है वो टेम्परेरी ज़रूर हासिल करेंगे, उससे आपको दिली खुशी भी कभी नहीं मिलती। मैंने ज़िंदगी में उस मंत्र को अपनाया है कि जो भी करो, एक तो दिल से करो, और अगर किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं, आप कोई चीज़ करना इनिशिएटिव लेते हैं, तो फिर उसको पूरी जिम्मेदारी से भी निभाओ। क्योंकि आज के यूथ का बेसिकली नेचर भी कुछ ऐसा हो गया ना कि हम लोग बहुत शॉर्टकट्स एग्जैक्टली चाहते हैं कि बहुत जल्दी हमको बहुत सारा कुछ मिल जाए। तो शॉर्टकट मेथड कभी भी लॉन्ग रन में आपको सक्सेस नहीं दे सकता। इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि शॉर्टकट से हमको ऐसी ही चीज़ें मिल सकती हैं जो टेम्परेरी आपको कहीं ना कहीं रिलीफ दे देंगी या कुछ आपको खुशियां दे देंगी, लेकिन वो लॉन्ग रन में आपके पूरे जिंदगी उससे कट जाए तो ये नहीं हो सकता, या आप कहीं कुछ ऐसे आउटस्टैंडिंग नजर आओगे, ऐसा संभव नहीं है। तो थोड़ा सा अपनी रूटीन को मैंने डिसिप्लिन बना करके रखा हुआ है और थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हूँ, क्योंकि यही अपने परिवेश से पाया है कि हाँ, हर जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक ज़िंदगी की बात है, अप्स एंड डाउन्स सबके जीवन में होते हैं। तो बस यही सीखा है कि अगर कहीं कुछ डाउन्स की बात आती भी है तो हौसला छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियाँ मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। बहुत इंस्पायर कर रही हैं मैम आप मुझे। काफ़ी अच्छा लग रहा है आज आपसे बातचीत करके। और कुछ प्रश्न अभी और हैं, कुछ बातचीत ऐसे ही रैंडम से चिटचाट हम और आपसे करेंगे, कुछ मैसेजेस जानेंगे कि आज का यूथ जो भी हमें स्पेशली सुन रहा है, किस तरीके से वो और ज़्यादा आगे बढ़ कर के देश के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड इस छोटे से ब्रेक के उस पार फिर से अपने शो को करेंगे कंटिन्यू। शो का नाम है नमस्ते भारत। वेलकम वंस अगेन। शो चल रहा है नमस्ते भारत और ब्रेक के इस पार हम फिर से आपसे मुलाकात करने के लिए हाजिर हो चुके हैं। और एक प्रश्न मैं मैम से पूछना चाहूँगी कि मैम बहुत देर से बता रही हैं हमें कि बहुत सारी टाइप की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। मैम, ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं कैडेट्स को? देखिए, एनसीसी में जो मैंने आपको पहले भी बताया कि कहीं ना कहीं जितना भी सिलेबस बनाया गया है वो इस दृष्टिकोण से बनाया गया है कि इनको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए। तो एक हिस्सा जो होता है वो मिलिट्री ट्रेनिंग का होता है। नेचुरल सी बात है कि हम इनको एक ट्रेंड और ऑर्गेनाइज्ड फोर्स बना रहे हैं इसको, क्योंकि एनसीसी को कहा भी जाता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। बिल्कुल, कि कभी भी आवश्यकता पड़े आपातकालीन स्थिति में कम से कम ये एक ट्रेंड फोर्स के रूप में देश के काम आ सके। जी, ठीक है। तो उसी उद्देश्य से जो इसका सिलेबस रखा गया उसमें कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग यानी सैन्य शिक्षा के विषय हैं, जैसे ड्रिल है, फायरिंग है, मैप रीडिंग है। मैप रीडिंग में ये होता है कि अगर हम किसी भी स्थान पर हैं तो कैसे हम कंपास के या नक्शे के माध्यम से हम अपनी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं या दुश्मन की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। उसी तरह से फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट है, युद्ध कला और भूमि कौशल कि हम जिस जगह पर हैं उसको हम कैसे समझ सकते हैं और युद्ध करते समय अगर कोई ऐसी स्थितियाँ आती हैं। ये तो एक ट्रेडिशनल वॉर की बात हो रही है यहाँ पर। आजकल तो बहुत तरह के वॉर होने लग गए हैं जो आपको इनविजिबल होते हैं, आपको पता भी नहीं लगते, इसलिए आपको हमेशा अलर्ट मोड पे रहना होता है। तो आप किस तरह से कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करके जिससे कि लीक ना होने पाए आपकी कोई भी कॉन्फिडेंशियल न्यूज़, उस तरह की सारी चीज़ें भी इनको बताई जाती हैं। और साथ ही साथ कुछ विषय ऐसे हैं जो डे टू डे लाइफ में, ख़ास तौर से सरकारी जो बहुत सारी योजनाएं भी चलती हैं, ख़ास तौर से स्वच्छ भारत, तो ये चीज़ें इनको आनी ही चाहिए। फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है उसके अंतर्गत ये किस तरह से डे टू डे लाइफ में अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरह से रखें कि जिसने, क्योंकि लेकिन मुझे लगता है ये डे टू डे लाइफ में किस तरह से आपका अपब्रिंगिंग प्रोसेस होता है ये उस पर डिपेंड करता है। ये 2-4 दिन का प्रोसेस नहीं है कि अचानक से आपकी पर्सनालिटी ग्रूम कर जाएगी।
उसके अलावा इसके अंदर आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिखाया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग देख चुके हैं हमारा भारत देश का कुछ ऐसा अलग अलग एरियाज़ ऐसे हैं, कहीं पर बाढ़ की स्थितियाँ होती हैं किसी मौसम में, बरसात के मौसम में कहीं पर सूखे की स्थिति होती है। तो इस तरह के हम लोग कई बार साइक्लोन देख चुके हैं, भूकंप देख चुके हैं। तो ऐसी स्थितियों में आपने कई बार सुना या देखा होगा कि वहाँ के एरिया के जिस भी एरिया में ऐसा होता है तो नियर बाई के जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं, जो बटालियंस होती हैं, वो तुरंत कैडेट्स को वहाँ पर लगाती हैं। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसमें सहायता करते हैं। वो किस तरह से एक फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी इनको दी जाती है जी। तो उसमें क्या है कि कोई कैजुअलिटीज़ हुई हैं तो आप उसको तुरंत कम से कम रिलीफ, एक इमीडिएट रिलीफ की बात होती है तो वो ये दे सकते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात होती है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ कैसे ये लोग कोऑर्डिनेट करके, जैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, अगर कहीं ट्रांसपोर्टेशन कराना है पेशेंट्स का, उस समय भी हेल्पफुल हो सकते हैं कि पूरे डॉक्टर नहीं हैं लेकिन बाकी जो लोकल हेल्प है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड है इसलिए इन पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन विश्वास भी करता है और इनको वो ड्यूटीज असाइन भी की जाती हैं। मैम, गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट रहता है एनसीसी कैडेट्स के लिए, किसी भी कॉलेज के अगर वो कैडेट्स हैं तो? नहीं, अगर वो देश की सेवा कर रहे हैं तो कुछ टाइप का प्रावधान है? स्वाभाविक रूप से रक्षा मंत्रालय के अधीन हमारी एनसीसी आती है और रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी को दिया ही इसलिए है कि जो देश का युवा है वो कहीं ना कहीं इस तरह से प्रशिक्षित हो सके और उनको, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डायरेक्ट एंट्री भी है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर अगर बच्चा, रिपब्लिक डे परेड आपने देखी होगी जो दिल्ली में होती है, वहां पर सभी हमारे 17 स्टेट जहां पर एनसीसी है पूरे भारत में, वो सारे 17 प्रदेशों के जो कैडेट्स वहां पर जाते हैं उसमें से कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन के समय भी उसका स्पेशल वेटेज दे रखा है उनको। कुछ नौकरियों में भी सभी प्रदेश सरकारों ने कुछ ना कुछ प्राविधान किया हुआ है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी। देखिए, कुछ फील्ड्स होती हैं हम डर के घर में बैठ जाते हैं, थोड़ी सी चोट लग जाती है, थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन इन सब चीज़ों से डरना नहीं है। इनसे इंस्पिरेशन लीजिए जो कैडेट्स होते हैं या जो देश की सेवा करते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों का वो ध्यान नहीं रखते होंगे बिल्कुल भी। एंड आई नो कि देश की सेवा उनके लिए उनके लिए जो चीज़ है वो प्रायोरिटी पर होती होगी। और मैम जो ट्रेनिंग देती हैं, मैम एक एनसीसी कैडेट को सिखाने के लिए कितना पीरियड लगता है, टाइम कितना ड्यूरेशन लगता है? मैंने बताया आपको कि सीनियर विंग की अगर मैं बात करूं, एनसीसी 2 तरह से होती है, जूनियर विंग और सीनियर विंग। हाँ, तो जो सीनियर विंग मेरे पास है उसमें सीनियर विंग में 3 साल का इनका कोर्स है। ओके। तो 3 साल अगर आप देश के लिए देना चाहते हैं तो शौक से दे सकते हैं, अपनी पसंद से दे सकते हैं और अपने परिवार को गौरवान्वित महसूस करवाने के लिए दे सकते हैं। तो मैम से अभी कुछ और प्रश्न जानेंगे, कुछ और चीज़ें पूछेंगे, कुछ और बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते रहिए BBT 90.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दिल से सुनो, दिल से सुनाओ। वेलकम बैक। शो चल रहा है नमस्ते भारत, और जब नमस्ते भारत में जागो भारत के आरजे अभिषेक जुड़ जाते हैं अपना प्रश्न लेकर तो शो में लग जाते हैं 4 चांद। वेलकम अभिषेक। हाय अंबर, कैसी हैं आप? बहुत करके आज आप अभी तक घर नहीं गए हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, क्यों? मैम आई है इसलिए? हाँ बिल्कुल। और एक्चुअली में नमस्ते भारत का आज का ये जो एपिसोड है बहुत ही बढ़िया जा रहा है। एंड स्पेशली जो आपका आज का टॉपिक है वो मुझे यूथ से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करा रहा था। सो दैट आई इंटरेस्टेड कि मैं चाहूँ कि मैं भी मैम से क्वेश्चन कुछ पूछूँ। तो एक सवाल जो मैं मैम से ज़रूर जानना चाहूँगा। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप यहाँ पर आए हैं। एटलीस्ट हमारे लिसनर्स के लिए एक बहुत ही फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन है ये, और आई थिंक सो यूथ के लिए भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। मैम बेसिकली गवर्नमेंट बहुत सारी प्लानिंग्स लेकर के आती है, स्कीम्स लेकर के आती हैं, कई इनिशिएटिव्स होते हैं जो बेसिकली यूथ सेंट्रिक ही होते हैं। ऐसे में यूथ का आप क्या इस समय पर्सपेक्टिव देखते हैं, स्पेशली एनसीसी की ट्रेनिंग में जहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, पढ़ाई के साथ साथ उनको फिजिकल एजुकेशन भी दी जा रही होती है एनसीसी के थ्रू, और हमारे पास एक अच्छा खासा बैंक भी तैयार होता है। तो आप आज की डेट में यूथ का क्या पर्सपेक्टिव पाते हैं? क्या कोई लैक ऑफ इंटरेस्ट भी आप नोटिस कर रहे हैं एनसीसी में स्पेशली? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस पे अभी तक हम लोगों ने इस पूरे संवाद में भी चर्चा नहीं की थी जी। जहाँ तक आपने जो सरकारी योजनाओं की बात की है, तो हम लोग जैसे ही कोई सरकारी योजनाएं आती हैं तो तुरंत हमारे सिलेबस में वो जुड़ जाता है। जैसे न्यू इनिशिएटिव्स की तरह से जी, आधार, भीम ऐप, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीजें हमारे सिलेबस का हिस्सा है। न्यू इनिशिएटिव्स एक
टॉपिक के अंतर्गत। तो इनको सभी चीज़ों से, क्योंकि हम चाहते ये है कि ये अपडेटेड रहें। एग्जैक्टली सीधी सी बात है कि किसी भी चीज में जब ये कहीं बाहर निकले 3 साल के प्रशिक्षण के बाद, तो ये कहीं भी अपने आप को कहीं कमजोर ना समझे कि हम तो केवल सैन्य शिक्षा तक ही सीमित रह गए और उसके बाद डे टू डे लाइफ में, क्योंकि गारंटी तो नहीं है कि सभी को सेना में ही प्रवेश मिल जाएगा। वहाँ पर भी एक सीमा है और हर चीज में आप भी हो सकता है वहाँ पर पूरी तरह फिट ना हो पाए पूरे 3 साल एनसीसी करने के बाद भी। तो इसलिए इस तरह से इनको ट्रेंड किया जाता है कि ये जिंदगी में किसी भी फील्ड में जाएं तो वहाँ पर आप पूरी तरह से अपडेटेड जानकारी के साथ जाएं। और रही बात उसकी कि क्या उनका इंटरेस्ट क्या है, तो क्योंकि सब आप जब सिलेबस ही इस टाइप का कर दोगे कि जो अपडेटेड है, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें इनका इंटरेस्ट रहता ही है। और आज का यूथ तो क्योंकि तकनीकी सुविधाओं के साथ है हमारे सामने, पुराने समय पे आप देखिए तो तकनीकी सुविधाएं इतनी नहीं थी जी, तो जितने भी ट्रेनर्स होते थे उन पर ही डिपेंड करते थे एनसीसी कैडेट्स की जो कुछ उनको जानकारी दी जा रही है या जो पुस्तकों के माध्यम से मिल रही है। लेकिन आज क्योंकि तकनीकी सुविधाएं बहुत हैं तो उससे भी ये जानकारी लेते हैं, प्लस इनको जैसा सिलेबस अपडेटेड किया जा रहा है तो उसके द्वारा भी इनको ये सारी चीज़ें, और साइबर सिक्योरिटी तो आजकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे तकनीक ने हमको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं तो साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आ गई हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। बिल्कुल। और क्योंकि इंटरनेट जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ में हर फील्ड में चला गया है जी, और आपको मालूम है कि हर छोटी बड़ी जानकारी भी हमको इस पे मिल रही है। लेकिन उसी चक्कर में हो क्या रहा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी आ गई हैं। क्राइम है, साइबर क्राइम की बात करें तो साइबर क्राइम बहुत सारे अटैक्स भी कर रहा है, तो फिर साइबर सिक्योरिटी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वो एक सुरक्षा कवच के रूप में हमारे सामने आता है। तो इनको ये बताया जाता है कि तकनीक का प्रयोग करें लेकिन इस सुरक्षा के साथ करें कि वो आपको नुकसान ना पहुंचाने पाए। एग्जैक्टली। तो मैम बिल्कुल अंबर, बिल्कुल अभिषेक, आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से मैम ने आपके प्रश्न का जो है वो उत्तर दिया है और मुझे लग रहा है आप सेटिस्फाइड होंगे। ऑफ कोर्स। एंड कोई और प्रश्न अगर अभिषेक है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार एक प्रश्न आपके जहन में मुझे लग रहा है ऐसा कि क्योंकि मैम को देखकर ऐसा लगता है कि कितनी चीजें पूछ लें। बिल्कुल सही कहा आपने। है ना, लग रहा है ना मैं तो बहुत सारी चीजें पूछ चुकी हूँ, अब आपकी बारी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार फिर से होगी मुलाकात। दिल से सुनो, दिल से सुनाओ। वेलकम वंस अगेन। शो चल रहा है नमस्ते भारत। इंडिया में ऐसा नहीं है कि यूथ है नहीं, ऐसा तो हम कह नहीं सकते। यूथ बहुत सारे हैं और यही भारत का भविष्य है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है मैम आजकल थोड़ा सा भटकाव है चीज़ों को लेकर के, तो इनको डिसिप्लिन्ड एक उसमें अब जोर ज़बरदस्ती तो हम किसी से कर नहीं सकते हैं। तो क्या चीज़ अपनाई जाए, कुछ ऐसे टैक्ट्स जो आप भी अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के दौरान सिखाते होंगे कि वो फोकस्ड रहें चीज़ों को लेकर। बिल्कुल, देखिए एक वही चीज़ है जो मैंने पहले भी कही थी कि हम लोग यही समझाने की कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट मेथड से ही लंबी सफलता आप नहीं पा सकते जी। तो अगर आप पूरी जिंदगी में कुछ सफलता चाहते हैं जो पूरे जीवन भर आपके साथ रहे, तो उसके लिए आपको लग करके मेहनत करनी पड़ेगी। यही वो समय है, हम इनको बार बार यही बात कहते हैं कि उस समय पर यदि आप लग करके मेहनत कर लेते हैं तो पूरी जिंदगी सारी सुख सुविधाएं आपके पीछे पीछे घूमेंगी, और अगर आज आप सुख सुविधाओं के पीछे पीछे भागोगे तो पूरी जिंदगी ही आपको रुलाएंगी। तो अब ऑप्शन आपके सामने है, विकल्प दोनों हैं, आप किस विकल्प को चुनना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं कन्या महाविद्यालय में हूँ तो खास तौर से छात्राओं को, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो वो तभी सफल हो सकती है जब इनके माता पिता ने इतने विश्वास के साथ इनको पढ़ने के लिए भेजा है। हम वो समय भी सोच सकते हैं गाँव को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी, पढ़ने की नहीं होती थी, तो आज हम लोग बहुत आगे बढ़ गए। तो हमें भी जब हमारे माता पिता ने इतना विश्वास किया तो उस विश्वास पे खरे उतरने की ज़रूरत है। मैं इनको हमेशा यही कहती हूँ कि आप लोगों को कई बार ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं, कई बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी हम लोग लेते हैं इसी उद्देश्य से, चाहे बहुत बड़ी क्लास में पहुँच गए कि थोड़ा सा एक आइडिया भी लगे, तो बहुत खुश होकर वो लोग बोलते हैं कि ये बच्चे को जब इस कॉलेज में एडमिशन दिलाया था उस समय इसका व्यक्तित्व क्या था, क्या पर्सनालिटी थी, और जब ये निकल के जाने वाली है तो इतना बदलाव इसमें आया है कि हम लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि आज ये बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई है। तो बस यही सिखाने की कोशिश होती है कि शॉर्टकट बेटा नहीं अपनाना है और किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, आत्मविश्वास के साथ करो, सभी काम आप कर सकते हो। कुछ हम नहीं कर सकते ऐसा मन में अपने कभी लाने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात है मैम, बहुत मेहनत का काम है, फिजिकली प्लस मेंटली दोनों तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। तो इसके लिए स्पेशल कुछ डाइटरी चीज़ें हैं, कुछ डाइट प्लान्स हैं कैडेट्स के लिए?
वो जैसे कैंप में भी होते हैं तो कोशिश वही होती है, देखिए जी। एक जो फास्ट फूड की तरफ आज का युवा जा रहा है, इनफैक्ट सभी जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं, और ये इसलिए जाते हैं क्योंकि उसमें कुछ इस तरह की केमिकल्स, मैं कह सकती हूँ शब्द का, ऐसे इस्तेमाल होते हैं कि जब वो आपकी जुबान पर एक बार चढ़ जाते हैं तो शायद उसकी लत लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं हमेशा इनसे कहती हूँ कि जो जंक फूड है वो जीवन को जंग लगा देता है। तो आप खुद सोच लीजिए कि आप क्या अपने जीवन को ऐसा चाहते हैं कि आप हमेशा बीमार रहें, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे तब तक किसी भी काम में आपका कुछ मन भी नहीं नहीं कर लगेगा। सकते, exactly। स्वाभाविक सी बात है कि आप बिल्कुल। जब तक कि पूरी तरह से फिट नहीं है, फिर थोड़ी देर के लिए कुछ करते हैं, थकान महसूस करते हैं, तो आप कहीं कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मैम, अभी योग दिवस पर मैंने आपको योग करते हुए भी देखा जी, था। जी, जी। यू आर अ योग प्रैक्टिशनर ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, योग अपने आप में सारे रोगों को दूर कर देता है। लेकिन यही चीज इनको हमेशा सिखाते हैं कि केवल एक दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे कुछ सब Very लोगों में true। इन जनरल ये Very बहुत एक true। ट्रेंड हो गया है कि एक तो सोशल मीडिया पे हमें अपनी फोटो एक क्लिक करके भेजनी है, एक दिन हमने योग किया, कुछ पोस्ट बनाया और डाल दिया, तो एक दिन के अभ्यास से हम ये नहीं मान सकते कि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला है, हमारे स्वास्थ्य में कोई सुधार आने वाला है। Not at all। जब तक इसको नियमित दिनचर्या का हिस्सा हम नहीं बनाएंगे, तब तक इस एक दिन के योग से हमारे जीवन में किसी तरह का कोई परिवर्तन संभव नहीं है, तो मान ही लेना चाहिए। तो केवल सोशल मीडिया के लिए ज़रूर है, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिल जाते होंगे, लेकिन वो आपके जीवन को प्रभावित नहीं करता है। बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। मैम का सिर्फ एक यही मोटो है कि जो भी करिए प्लीज़ पूरी लगन से, दिल से, लंबे समय तक के लिए करिए, और ताकि आपको बहुत ढेर सारा फ़ायदा पहुंचा सके। शॉर्टकट किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, या किसी भी अचीवमेंट के लिए वो ठीक नहीं है। अगर आपको कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, तो प्लीज़ पूरी शिद्दत से मेहनत करके किसी एक काम के पीछे पड़ जाइए, वो चीज़ आपको मिल ही जाती है। शो चल रहा है नमस्ते भारत। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार फिर से हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। अभिषेक जागो भारत के आरजे अभिषेक एक बार फिर से, जो मेरे कलीग हैं वो फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और मनमीत नाम से कुछ और सवाल पूछना चाह रहे हैं। ओवर टू यू अभिषेक। थैंक यू अंबर। और एक सवाल मैम बस आपसे और पूछना चाहेंगे। आपने अभी डिजिटल एडवांसमेंट की बात की, एनसीसी की ट्रेनिंग में जो बच्चों को दिया जा रहा है, या एजुकेशन जो सिलेबस है थ्रू डिजिटाइज किया गया है, क्या मैम ऐसे कोई एप्स या कोई कंटेंट है जो डिजिटल कंटेंट है एनसीसी में ऐड किया गया है, जो बच्चों तक अब डिलीवर किया जा रहा है, ताकि वो डिजिटली अपडेटेड रहें और उनकी ट्रेनिंग में और हम ज़्यादा रिफाइन उसको पॉलिश कर पाएँ? जी, आपने ये भी प्रश्न बहुत अच्छा किया। हमारे DGNCC का एक ऐप जो है वो लॉन्च हुआ है। ओके मैम। DGNCC ऐप में जो NCC की पूरी ट्रेनिंग है, पूरा सिलेबस है, वो सारा उसमें दिया हुआ है। जी। तो बहुत आसानी से कैडेट्स उसको डाउनलोड करने के बाद उसमें से पूरे सिलेबस से हमेशा अपडेटेड रह सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। तो मतलब देखा जाए तो हमारा एनसीसी का जो ट्रेनिंग सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिजिटली एडवांस्ड हो चुका है। पहले के टाइम से अब में काफ़ी बदलाव आए हैं, लेकिन जैसे मैम ने बोला कि यूथ के अंदर अभी भी इंटरेस्ट है, पैट्रियोटिज्म की फीलिंग है, ताकि वो देशभक्ति की भावना के साथ देश की सेवा कर सकें, ये फीलिंग है। मैम, देशभक्ति की जब भी बात होती है, एक सवाल ज़रूर जहन में आता है, दैट इज़ की निशानेबाजी या राइफल शूटिंग। बच्चों के अंदर, स्पेशली जो बॉयज़ होते हैं, उनके अंदर क्रेज़ बहुत होता है कि हम राइफल शूटिंग करें। बचपन में भले उनके हाथ में वो खिलौने वाली पिस्तौल थमाई जाती है, लेकिन उनके मन में ये ज़रूर रहता है कि कब एक्चुअल वाली चलाएंगे, कब देश के लिए हम ये काम करेंगे। तो एनसीसी की ट्रेनिंग में इसके लिए क्या प्रोविजंस होते हैं? एनसीसी की ट्रेनिंग में, जैसे मैंने बताया, मिलिट्री ट्रेनिंग में वेपन ट्रेनिंग भी एक हमारा सिलेबस का हिस्सा है, जी। जिसमें हम लोग थ्योरी, तो इसको नेचुरल सी बात है, फायरिंग करना, प्रैक्टिकल पे जाने से पहले थ्योरी, उसके पार्ट्स को समझना होगा, उसको खोलना जोड़ना, जी, सफाई जी। समझना होगा। तो इन लोग को वेरी नाइस। SLR से भी कराई जाती है। जब कैंप्स लगते हैं या खास तौर से कुछ विशेष प्रतियोगिताओं के भी शिविर लगते हैं, जी। थल सैनिक कैंप है, थल सैनिक कैंप में विशेष रूप से फायरिंग के कंपटीशंस होते हैं। जी। अभी भी थोड़े दिन पहले ऑल इंडिया लेवल पे शूटिंग कंपटीशन कैंप लगा था, उसमें भी हमारे कैडेट्स गए थे। तो शूटिंग इनको कराई जाती है, और स्वाभाविक सी बात है, जो आपने बात कही ना, ये सबको अट्रैक्ट करती है, खाली बालकों को नहीं, लड़कियां उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर बिल्कुल होती हैं। मैम, बिल्कुल। बिल्कुल। और
सही मायने में बताएं तो जैसे आप एकेडमिक रिजल्ट्स को देखते हो जी। कि जो बालिकाएं हैं वो बालिकाओं हमेशा से बेहतर टॉप करती हैं, जी। वही काम यहाँ एनसीसी में भी नजर आता है। अधिकतर बेहतर प्रदर्शन करती हैं जब लड़कियों को मौका दिया जाए। क्या बात है। कहीं ना कहीं एक जी। माइंडसेट है हमारे समाज में आज भी, कितने भी हम आगे बढ़ गए, एडवांस बहुत हो गए, जी। अभी भी माइंडसेट वैसा ही है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी। एग्जैक्टली। तो उसमें जब इनको मौका दिया जाता है तो ये फिर पीछे नहीं रहती हैं। क्या बात है। तो आपने ये बात कह करके पूरी तरह से इस बात को प्रूव कर दिया है कि महिलाएं सबसे आगे रहती है। नारी शक्ति का सम्मान करना कितना जरूरी है, उनको आप कम बिल्कुल नहीं आ सकते। ओवर टू यू अंबर। थैंक यू सो मच अभिषेक एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस शो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि माय आप प्लेजर, माय प्लेजर। नमस्ते भारत सुन के आए और मैम से आपने इतने सारे सवाल पूछे। थैंक यू सो मच। सेम हियर जी। और आगे भी हम आपके साथ मैम जुड़े रहना चाहेंगे शो नमस्ते भारत के साथ साथ। आप जब भी आइए स्टूडियो में तो हम आपसे जरूर बात करना चाहेंगे। और हाँ अंबर, मैं आपसे एक चीज जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपकी मैम आए तो प्लीज थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा निकाल करके आए। हाँ, है ना? मैं भी एक्स्ट्रा टाइम फिर निकालना पड़ेगा। मैं बिल्कुल निकालूंगा क्योंकि मेरा वाकई पता है बहुत अभिषेक, बढ़िया मेरा था। क्या मन कर रहा है, मुझे एक्चुअली एक कैंप में जाने का मन कर रहा है जस्ट देखने के लिए। नहीं कहूंगी बस आप 2-3 दिन लेट हो गए, नहीं तो अभी 15 से 24 जून तक मैं कैंप ही कर रही हूँ। We missed it. We missed it, really we missed it. लेकिन होप कि दोबारा कुछ ऐसा मौका हमारे हाथ फिर से लगे और हम फिर से जाएं। So once again अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। Same here. एंड अभी एक ब्रेक लेते हैं। Thank ब्रेक you. के उस पर होती है मुलाकात। दिल से सुनो, दिल से सुनाओ। वेलकम बैक। शो है नमस्ते भारत और आई होप कि आज का शो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा ड्यू टू मैम, क्योंकि मैम यहाँ पर आई हैं और उन्होंने अपना इतना वैल्यूबल टाइम और अच्छी बातें हमारे साथ में शेयर की हैं। सो वंस अगेन मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और आपने इतना जो हमारे साथ समय बिताया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात कहिए। कह करके अपनी जी। बात आज का इस शो को समाप्त करने की बात कहूँगी कि सभी यूथ को मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, जो मैं हमेशा अपनी छात्राओं और कैडेट्स को भी कहती हूँ कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्त, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्त, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए। वाह, क्या बात है। दैट्स रियली इंस्पायरिंग वंस अगेन। एंड आज मैम मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात करके, बातचीत करके। और इन फ्यूचर कभी भी अगर ऐसा कुछ मौका लगता है तो मैं ज़रूर मैम के साथ में कैंप्स में जाके एटलीस्ट कम से कम देखना चाहूँगी कि किस तरीके से मैम जो है वो ट्रेनिंग देती हैं। मैम के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इनको लाइक करते हैं, फॉलोअर्स हैं मैम के बहुत सारे, इनको प्यार करते हैं, इनको चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं आपसे। मैम आज सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और एक बार फिर से आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मौका दिया। थैंक यू सो मच। सो इसी थैंक यू नोट के साथ अभी फिलहाल अपने शो को वाइंड अप करते हैं। कल होगी मुलाकात सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। शो है नमस्ते भारत।